नमस्कार, एग्जाम सिटी 94 में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड की क्विक रीजन में 12वें नंबर की क्लास पढ़ने वाले हैं और उम्मीद है आपको क्लास काफ़ी अच्छे से समझ में भी आ रही होगी, आपको पसंद भी आ रही होगी, आप हमारा कंटेंट भी देख रहे होंगे। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास के लगभग आज की क्लास में हमने 130 क्वेश्चन इसमें लगाए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, आपने देखा भी होगा पेपर में कई बार, कि शैलेश मटियानी का जन्म किस जनपद में हुआ था। शैलेश मटियानी का जन्म किस जनपद में हुआ था, तो ध्यान रखेंगे इनका जनपद हो जाता है अल्मोड़ा। इनका जनपद कौन सा हो जाता है? अल्मोड़ा। और इनका जन्म की अगर मैं बात करूं, जन्म इनका कब हुआ था? 1931। शैलेश मटियानी का जन्म कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और शैलेश मटियानी किस प्रकार के लेखक कहे जाते? तो आंचलिक कथाकार इन्हें कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। महाभोज कहानी के लेखक हो जाते हैं शैलेश मटियानी। कई बार पूछा गया महाभोज के लेखक कौन है, तो शैलेश मटियानी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मुठभेड़ उपन्यास के लेखक भी कौन हो जाते हैं? शैलेश मटियानी। इसके अलावा बोरीवली से बोरीबंदर तक का, ये भी किसकी हो जाती है? शैलेश मटियानी की है। और वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कबूतर खाना भी किसकी रचना हो जाती है? तो शैलेश मटियानी। तो ध्यान रखेंगे, शैलेश मटियानी का जन्म अल्मोड़ा में हुआ। इनका जन्म कब हुआ था? 1931 में इनका जन्म हुआ। किस प्रकार के लेखक कहे जाते? तो आंचलिक कथाकार कहा जाता है। और महाभोज के लेखक भी कौन हो जाते हैं? शैलेश मटियानी। मुठभेड़ उपन्यास के लेखक हो जाते शैलेश मटियानी। और बोरीवली से बोरीबंदर तक के लेखक भी कौन है? तो शैलेश मटियानी। जो ये आज की क्लासेस में से आपको जरूर क्वेश्चन फंसेंगे, जो कनिक सहायक एग्जाम होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जाता है, दीवान सिंह भाकुनी का संबंध। कई बार एग्जाम में पूछा गया, इनका संबंध किससे? तो औषधि विज्ञान से है। सीवी रमन अगर पूछ ले दीवान सिंह भाकुनी को सीवी रमन पुरस्कार इन्हें कब दिया गया था? 1989। और इन्हें अगर पूछ लिया जाए शांति भटनागर पुरस्कार कब दिया था? तो 1975। इन्हें कब दिया गया? 1975। और वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि गोरापंत शिवानी का जन्म कब हुआ था? तो 1923 में हुआ। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखेंगे राजकोट। और ये राजकोट कहाँ से है? तो हम कहेंगे गुजरात। राजकोट कहाँ से है? तो गुजरात में है। गोरापंत शिवानी का मूल स्थान बताया जाता अल्मोड़ा। पूछ लेगा कि गोरापंत शिवानी का मूल स्थान कहाँ था? अल्मोड़ा। लेकिन अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? राजकोट। और राजकोट कहाँ से है? गुजरात। एक क्वेश्चन ये भी कई बार देखने को मिल जाता है, सिल्वर वेल्डिंग के रचनाकार कौन है? तो मनोहर श्याम जोशी। इंपोर्टेंट हो जाता है। और सिल्वर वेल्डिंग का मुख्य पात्र कहा जाता है यशोधर बाबू। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो ध्यान रखेंगे, दीवान सिंह भाकुनी का संबंध किससे हो जाएगा? औषधि विज्ञान से। सीवी रमन इन्हें दिया गया 1989। अगर शांति भटनागर पुरस्कार 1975। गोरापंत शिवानी का जन्म हुआ था 1923। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? राजकोट। और राजकोट कहाँ से है? तो गुजरात में है। गोरापंत शिवानी का मूल स्थान था अल्मोड़ा। और ये कई बार इंपोर्टेंट कर देना, ये भी कई बार पूछा गया है कि सिल्वर वेल्डिंग के रचनाकार कौन है? तो मनोहर श्याम जोशी है। और सिल्वर वेल्डिंग का जो मुख्य पात्र है वो कौन है? यशोधर बाबू। ये बात भी ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर, ये किसकी रचना है? तो हम कहेंगे मनोहर श्याम जोशी की है। अगर दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला इनका नाटक कहेंगे तो हम लोग। ध्यान रखेंगे, अगर पूछ लिया जाए दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला जो नाटक था तो हम कहेंगे हम लोग। और इस हम लोग के लेखक कौन हो जाते? तो मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, तो ध्यान रखेंगे 2004। ये कब दिया गया था? 2004 में दिया गया। और कौन सी रचना में दिया था? कयाप। कई बार पूछा गया कि कयाप के राइटर कौन है? तो हम कहेंगे मनोहर श्याम जोशी है। सुंदरडुंगा दर्रे की बात कर लेते हैं। सुंदरडुंगा दर्रा कहाँ से है? बागेश्वर में है। और सुंदरडुंगा दर्रा किसे जोड़ता है? बागेश्वर और चमोली। तो याद रखेंगे, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती एक नजर, ये रचना हो जाती है मनोहर श्याम जोशी की।
दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला नाटक जो कहेंगे हम लोग, और हम लोग के लेखक हो जाते मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया तो ध्यान रखेंगे 2004 में। अगर पूछ ले किस रचना में दिया गया तो ध्यान रखेंगे कयाप। और सुंदर डूंगा की बात करूं तो सुंदर डूंगा दर्रा कहां से हो जाता है, बागेश्वर। अगर सुंदर डूंगा किसे जोड़ता है तो बागेश्वर और चमोली। कमेंट करके बताना है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आप ही को बताना है, आप जो वीडियो देख रहे हैं आप ही को बताना। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारी क्लास कंटिन्यू ले रहे हैं और इस क्वेश्चन का आप आंसर जरूर देंगे, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताएं उत्तराखंड के अंदर हम कहते हैं 100 से भी ज्यादा गढ़ होते हैं और इन 100 गढ़ों में से 52 गढ़ों का विजेता कहा जाता है अजय पाल। तो इसमें ये बताना है हमें कि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 52 गढ़ों में कौन सा गढ़ शामिल नहीं था। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था और ध्यान रखना इसका नाम हो जाता है घोनीगढ़। अगर पूछ ले उत्तराखंड के अंदर पहला गढ़ कौन सा कहा जाता है, नागपुर गढ़। और दूसरे गढ़ की बात करें तो कोहलीगढ़। और नालागढ़ अगर पूछ लिया जाए, ये भी पेपर में आया हुआ भाई, ये भी पेपर में पूछा गया, ध्यान रखना जरा। और ये भी पेपर में पूछा गया, अगर पूछ ले 52 गढ़ों में कौन सा गढ़ शामिल नहीं था तो हम कहेंगे घोनीगढ़। और पहले गढ़ की अगर बात करूं तो पहला गढ़ था नागगढ़, दूसरे गढ़ की बात करें तो कोहलीगढ़, और नालागढ़ देखने को मिल जाता है देहरादून। चांदपुर गढ़ देखने को मिल जाता है चमोली। और चांदपुर गढ़ का अंतिम राजा जो कहा जाता है भानु प्रताप, कौन था, भानु प्रताप। इसके अलावा अगर बात करें देवलगढ़, देवलगढ़ कहां देखने को मिलेगा, पौड़ी। और ध्यान रखना यहाँ देवलगढ़ में हम कहेंगे अजय पाल की क्या थी पहली राजधानी, देवलगढ़ पौड़ी। और कब बनी थी, 1512 में। लेकिन अगर कहे अजय पाल की दूसरी राजधानी कहाँ थी तो आपको कमेंट करके ये भी बताना है, अजय पाल की दूसरी राजधानी कहाँ थी तो ये भी कमेंट करके बताना है। और ये कब बनाई थी ये भी कमेंट करके बताना है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर बात करें गुजड़ू की बात कर लेते हैं, गुजड़ू की बात कर लेते हैं, गुजड़ू भी कहाँ आता है तो हम कहेंगे पौड़ी। कई बार पूछा गया। यानी गढ़वाल का बारदोली, गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है तो ध्यान रखेंगे गुजड़ू। और कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है सल्ट क्षेत्र। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कुमाऊं यानी कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है सल्ट। और सल्ट क्षेत्र की घटना कब हो जाती है, 5 सितंबर 1942। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अजय पाल का राजभवन, कई बार एग्जाम में पूछा गया अजय पाल का राजभवन किस भूकंप में टूट जाता है तो हम कहेंगे 1803 के भूकंप में टूट जाता है अजय पाल का राजमहल या राजभवन। अगर ये भूकंप कब आता है तो हम कहेंगे 1 सितंबर 1803। ये कब आया था, 1 सितंबर 1803। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है 52 गढ़ों का विजेता किसे कहा जाता है तो अजय पाल। 52 गढ़ों का विजेता अजय पाल को कहा जाता है। गढ़वाल का बिस्मार्क कहा जाता है अजय पाल को। कमेंट करके बताना है फिर तुम्हें कि बताएं उत्तराखंड का हिमायू किसे कहा जाता है, उत्तराखंड का हिमायू किसे कहा जाता है। तैयारी आपकी पता चल जाएगी इस क्वेश्चन से कि उत्तराखंड का हिमायू किसे कहा जाता है, ठीक है। 52 गढ़ों का विजेता हम कहेंगे अजय पाल। अजय पाल ने सोने का सिंहासन किससे छीना था तो हम कहेंगे कत्तूरी शासकों से। और कत्तूरी वंश का संस्थापक कहा जाता है बसंत देव। कत्तूरी वंश के कितने राज परिवारों ने राज किया था, 3। तो ध्यान रखेंगे अगर पूछ लिया जाए कत्तूरी शासकों के यानी कितने राज परिवारों ने राज किया तो हम कहेंगे 3। और 3 परिवारों में पहला राजा हम कहेंगे बसंत देव। अंतिम राजा जो कत्तूरी शासकों में कहा जाता है तो हम कहेंगे सुभिक्ष राज। अगर बात करें उत्तराखंड के अंदर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताएं किस वंश को उत्तराखंड का स्वर्ण काल कहा जाता है तो हम कहेंगे कत्तूरी राजवंश को। अगर केंद्रीय सेना का गठन करने वाला कहा जाता है तो अजय पाल। उप्पूगढ़ का युद्ध किसके बीच में हुआ था, कप्पू चौहान और अजय पाल। ये भी कई बार मैंने आपको करवा दिया है पहले। कप्पू चौहान कहाँ के राजा थे तो हम कहेंगे उप्पूगढ़। उप्पूगढ़ कहाँ से आता था, टिहरी। ये शब्द किसने कहे थे कि मैं पशुओं में शेर की तरह हूं और पक्षियों में गरुड़ की तरह हूं, ये कहा था किसने, कप्पू चौहान ने। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना ये किसने कहा था कि हे वीर तुम जीते और मैं हारा, ये शब्द किसके थे तो हम कहेंगे अजय पाल। अजय पाल अगर पूछ ले गढ़वाल क्षेत्र का कौन से नंबर का राजा कहेंगे तो हम पवारों में कौन से नंबर का राजा था, 37वां। ये भी ध्यान रखना आपको। इसके बाद ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, नैनीताल में भूस्खलन कब हुआ था।
नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे 1880, और ये अभी हाल ही में पूछा गया था, मालपा भूस्खलन कब हुआ? 17-18 अगस्त 1998। अगर मालपा भूस्खलन किस जनपद में हुआ था? तो हम कहेंगे पिथौरागढ़ में हुआ। और अगर पूछ ले इसमें किस नृत्यांगना की मृत्यु हुई थी? तो हम कहेंगे प्रोतिमा बेदी। बद्रीनाथ में नो रिएक्टर का भूकंप कब आया था? 1 सितंबर 1803 में आया। अगर गढ़वाल क्षेत्र की बात करूं, गढ़वाल क्षेत्र में 8 रिएक्टर का भूकंप कब आया? तो 1809 में आया। पिथौरागढ़ में 7.5 रिएक्टर का भूकंप कब आया था? 1916। तो अगर नैनीताल के अंदर भूस्खलन, सबसे बड़ा भूस्खलन 1880, मालपा भूस्खलन कब हुआ? 17-18 अगस्त 1998। इसके अलावा अगर पूछ ले इसमें कौन नृत्यांगना मारी गई थी? तो प्रोतिमा बेदी। और बद्रीनाथ में 9 रिएक्टर का भूकंप आया 1 सितंबर 1803। गढ़वाल क्षेत्र में 8 रिएक्टर का भूकंप 1809। अगर पूछ ले पिथौरागढ़ में 7.5 रिएक्टर का आता है तो हम कहेंगे 1916। उत्तरकाशी वाला कई बार पूछा गया कि उत्तरकाशी में 6.6 रिएक्टर का भूकंप कब आया था? तो 1991। चमोली में 6.8 रिएक्टर का भूकंप आया था 1999। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। ऋतु की बात कर लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? उत्तराखंड के अंदर ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? क्वेश्चन ये था, तो ध्यान रखेंगे रूडी या खरसाऊ। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे वर्षा ऋतु को कहा जाता है चौमासा या बसंतकाल। उत्तराखंड के अंदर वर्षा ऋतु को कहा जाता है चौमासा या बसंतकाल। शीत ऋतु को क्या कहा जाता है? सयुंद। और ये तो सभी को पता है, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? तो हम कहेंगे 1916 में। और इसके टोटल कितने अधिवेशन होंगे? तो हम कहेंगे 6। कितने अधिवेशन हुए थे? 6। तो आपको कमेंट करके बताना है कि कुमाऊं परिषद का तीसरे नंबर का अधिवेशन कहाँ हुआ था। ये आपको बताना है, कुमाऊं परिषद का तीसरे नंबर का अधिवेशन कहाँ हुआ था। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, लग रही है, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी जबरदस्त है, आप इसका आंसर जरूर देंगे। इसके बाद अगर राज्य में सर्वाधिक वर्षा देखने को मिल जाती है तो किस श्रृंखला में होती है? बताएं जरा। यहाँ पे अगर राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है तो किस श्रृंखला में होगी? तो ध्यान रखेंगे शिवालिक श्रृंखला, यानी शिवालिक क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलेगी। लेकिन अगर स्थान की बात करें तो ध्यान रखेंगे नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर जो कहाँ पड़ेगा? टिहरी। लेकिन अगर कम की मैं बात करूं तो कम कहाँ होती है? तो टिहरी के अंदर होगी। ज्यादा कहाँ होगी? तो नरेंद्र नगर। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सीस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सीस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता? तो ध्यान रखेंगे भूकंप का। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो ध्यान रखेंगे रिएक्टर स्केल से। सीस्मोग्राफ से किससे मापा जाता है? तो हम कहेंगे भूकंप तरंगों के। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि भूकंप की उत्पत्ति किस बिंदु से होती है? उस बिंदु को क्या कहा जाता है? जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना भूकंप केंद्र या फोकस बिंदु। इसके अलावा केदार मंडल पर ललितादित्य मुक्ता पीड़ के आक्रमण की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिल जाती है? तो ध्यान रखना हर्षचरिता। हर्षचरिता, ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अगर हर्षचरिता ना हो तो यहाँ पे ध्यान रखना हर्षचरिता से मिल जाती है। इसके अलावा तो ध्यान रखना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये पूछा जाता है नुटुंग देवी की पूजा कौन सा समुदाय करता है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो ध्यान रखना नुटुंग देवी की पूजा कौन सा समुदाय करता है? तो हम कहते हैं रंग समुदाय। अगर उत्तराखंड का 5वां बड़ा जनजातीय जो समुदाय कहा जाता है राजी। किसे कहा जाता है? राजी। और उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड की देखो ध्यान दो जरा, 5वें नंबर का जनजातीय समुदाय जो कहा जाता है राजी है। लेकिन उत्तराखंड का सबसे छोटा जनजातीय समुदाय भी कौन सा है? तो राजी। बड़े की बात करूं तो बड़ा कौन सा है? तो हम कहेंगे थारू। अगर 5 जनजातियों को एसटी का दर्जा दिया जाता है तो ध्यान रखना 1965 की लोकर समिति के तहत दिया गया। और लेकिन कब दिया गया था? 1967 में। यह भी ध्यान रखना है, ठीक है।
किस जनपद में, अगर पूछ ले सबसे छोटी जनजाति समुदाय कौन सा है तो राजी है। और राजी किस जनपद में निवास करती है, पिथौरागढ़। किसमें करेगी, पिथौरागढ़। बनरोध कई बार पूछा गया, बनरोध किस जनजाति को कहा जाता है तो राजी को कहेंगे। जंगली कई बार पूछा गया, जंगली किसे कहा जाता तो राजी को कहा जाता है। वो कौन सी जनजाति है जो काष्ठ कला में निपुण पाई जाती तो राजी है। अगर पूछ ले राजी जनजाति के लोग अपने आवासों को क्या बोलते हैं, रतूड़ा, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन इनकी भाषा की बात करें तो भाषा क्या है तो मुंडा है। भाषा क्या होगी, मुंडा है। तो ध्यान रखेंगे। नुटुंग देवी की पूजा करेगा रंग समुदाय। उत्तराखंड का 5वां जनजातीय समुदाय कहा जाता है राजी। छोटा कहेंगे तो तब भी राजी होगा, लेकिन निवास कहां करती है, पिथौरागढ़। वनरोध कहा जाता राजी को, जंगली कहा जाता राजी को, और काष्ठ कला में निपुण भी कही जाती है राजी। आवासों को ये क्या बोलती है, रतूड़ा कहती है। और बोली क्या है इनकी, मुंडा। बोली हो जाती है मुंडा। पलायन विवाह प्रथा पाई जाती है राजी में। विवाह को दो पक्ष, यानी विवाह को ये लोग क्या बोलते हैं, दो पक्षों के बीच समझौता। पूछ लेगा कौन सी जनजाति के लोग विवाह को दो पक्षों के बीच में समझौता बोलते तो हम कहेंगे राजी है। वधु मूल्य प्रथा पाई जाती है राजी जनजाति में। अगर पूछ ले राजी जनजाति का मुख्य देवता क्या है तो बागनाथ। क्या हो जाता है, बागनाथ। राजी जनजाति का जो मुख्य देवता कहा जाता है वो क्या हो जाता है, बागनाथ। इसके अलावा मुख विनिमय और अदृश्य प्रथा, मुख विनिमय और अदृश्य प्रथा पाई जाती तो हम कहेंगे राजी। कौन सी जनजाति होगी, राजी। अगर बात करें कौन सी जनजाति खेती करती है, यानी अगर पूछ ले कौन सी जनजाति या कौन सी लोग जाति, यानी पूछ लेगा यहाँ पे कि कौन सी जनजाति के लोग झूमिंग खेती करते हैं तो हम कहेंगे राजी है। रिंग डांस करती है कौन सी जनजाति, राजी। नृत्य करती है, नृत्य हो जाता है इनका थड़िया। कौन सा नृत्य हो जाता है, थड़िया। और थड़ का अर्थ हो जाता है आंगन, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा डिस्कपरेटिव ऑफ मार्शल, भाई इसका उच्चारण मेरे से सही से हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे डिस्कपरेटिव ऑफ मार्शल के लेखक कौन है तो हम कहेंगे गंगादत्त उर्फ प्रेती। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, भाई ध्यान रखना इसका उच्चारण मेरे से सही नहीं हो पा रहा है। उत्तराखंड का नवीन इतिहास, उत्तराखंड का नवीन इतिहास ये किसकी रचना है तो हम कहेंगे यशवंत सिंह कटोच की है। इसके अलावा मध्य हिमालय की कला, ये रचना भी किसकी है तो यशवंत सिंह कटोच। उत्तराखंड की कुली बेगार प्रथा, ये पुस्तक कई बार पूछी गई है तो ये किसकी हो जाती है तो शेखर पाठक की है। उत्तराखंड कितना सच कितना छल, ये किसकी रचना हो जाती है तो ध्यान रखेंगे सुरेंद्र पांगती की है। अगर हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, ये किसकी है तो दुर्गाचरण काला की है। अगर पूछ ले रुद्रप्रयाग का आदमखोर तो ये किसकी हो जाती है जिम कार्बेट। तो ध्यान रखना डिस्कपरेटिव ऑफ मार्शल, इसके लेखक कौन हो जाते तो गंगादत्त उर्फ प्रेती। उत्तराखंड का नवीन इतिहास यशवंत सिंह कटोच। मध्य हिमालय की कला यशवंत सिंह कटोच। उत्तराखंड की कुली बेगार प्रथा शेखर पाठक। आपको ये बताना है, कमेंट करके बताना है कि कुली बेगार प्रथा के रजिस्टर किस नदी में बहाए गए थे। आपसे बता रहा हूं, जो आप वीडियो देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, आपको बताना है कि उत्तराखंड यानी कुली बेगार प्रथा के रजिस्टर कहां बहाए गए थे और पहली बार कुली बेगार प्रथा का विरोध कहां हुआ था, ये भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। रुद्रप्रयाग का आदमखोर जिम कार्बेट की है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, नदियों से पूछा जाता है कि जाह्नवी किसकी सहायक नदी है तो ध्यान रखेंगे जाह्नवी किसकी सहायक नदी है तो भागीरथी की है। लेकिन भागीरथी नदी का जो उद्गम होता है गोमुख से होता है, और गोमुख कहाँ देखने को मिलेगा, उत्तर काशी। इसके अलावा भागीरथी नदी की लंबाई कितनी है उत्तराखंड में 205 है। अगर पूछ ले देवप्रयाग के बाद भागीरथी को किस नाम से जाना जाता है तो हम कहेंगे गंगा। लेकिन यह भी ध्यान रखना है देवप्रयाग से हरिद्वार तक, देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई कितनी है तो हम कहेंगे 96 किलोमीटर। लेकिन पूरे भारत की अगर मैं बात करूं तो कितनी हो जाती है 2525 किलोमीटर। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, भागीरथी अर्थात मैं बात कर रहा हूं गंगा की, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता तो ध्यान रखेंगे पद्मा। भागीरथी में मिलने वाली पहली नदी जो हो जाती है रुद्रगंगा, ये भी ध्यान रखना है।
कहीं कहीं आकाश गंगा भी बताते, लेकिन ध्यान रखना पहली नदी जो मिलेगी वो कौन सी होगी, रुद्रगंगा। रुद्रगंगा का उद्गम होगा तो रुद्रगेरा ग्लेशियर, रुद्रगेरा ग्लेशियर से। इसके बाद गार्जिया देवी मंदिर से क्वेश्चन पूछा गया था, एक मंदिर से पूछा गया है कि पूछा गया था गार्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे, ये कई बार पूछा गया, तो ध्यान रखना कोसी नदी के किनारे, भाई ध्यान रखना कोसी नदी के किनारे। लेकिन कोसी नदी का जो उद्गम होता है कोसानी, और कोसानी कहां से है तो हम कहेंगे बागेश्वर। चंद्रप्रभा एतवाल का संबंध पूछता है तो किससे है तो हम कहेंगे पर्वतारोहण से है। उन्मुक्ता चंद का संबंध किससे है तो ध्यान रखेंगे क्रिकेट, और एकता बिष्ट का संबंध हो जाता है क्रिकेट। बछेंद्री पाल का संबंध हो जाता है पर्वतारोहण। पिछली क्लास में आपको बताया था कि बताए बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर कब चढ़ी थी, कमेंट करके जरा छाप देना अगर पता हो तो गार्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे, तो कोसी नदी के किनारे। कोसी नदी की अगर मैं बात करूं उद्गम होगा कोसानी, और कोसानी कहां से है तो बागेश्वर। चंद्रप्रभा एतवाल का संबंध किससे है तो ध्यान रखेंगे पर्वतारोहण से है। उन्मुक्ता चंद का संबंध किससे है, क्रिकेट से। एकता बिष्ट का संबंध क्रिकेट, और बछेंद्री पाल का पर्वतारोहण से। भागीरथी नदी की लंबाई, उत्तराखंड के अंदर भागीरथी नदी की लंबाई कितनी है तो ध्यान रखेंगे 205 है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता नदियों से कि बाल गंगा और दूध गंगा किसकी सहायक नदी है तो भिलंगना की। गणेश प्रयाग कई बार पूछा गया, गणेश प्रयाग किन नदियों के संगम पर आता है तो भागीरथी और भिलंगना। सास बहू की संज्ञा दी जाती है भागीरथी और अलकनंदा। सास बहू की संज्ञा किसे दी जाती है, भागीरथी और अलकनंदा। सास कहा जाता भागीरथी को, बहू कहा जाता अलकनंदा। एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया, गंगा को राष्ट्रीय नदी, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था तो ध्यान रखना 4 नवंबर 2008। पूछ लेगा कि बताए गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया, 4 नवंबर 2008। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, तो ध्यान रखेंगे 1985। नमामि गंगे, नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है तो हम कहेंगे 2014 में। तो ध्यान रखना जरा, भागीरथी की लंबाई कितनी बताई 205 है। बाल गंगा दूध गंगा किसकी सहायक है तो भिलंगना की है। गणेश प्रयाग की नदियों के संगम पर है, भागीरथी और भिलंगना के हैं। सास बहू की संज्ञा दी जाती है भागीरथी और अलकनंदा को। अगर पूछ ले गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित कर दिया, 4 नवंबर 2008। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई थी 1985, और नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में। इसके अलावा मंदिरों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मंदिर लगाए हैं इसमें। उत्तराखंड में सिद्ध बलि मंदिर कई बार पूछा गया, उत्तराखंड के अंदर सिद्ध बलि मंदिर कहां से है तो हम कहेंगे कोटद्वार पोहड़ी। कहां से है तो कोटद्वार पोहड़ी में है। कटारमल मंदिर कई बार एग्जाम में पूछा गया, कटारमल मंदिर कहां से है तो हम कहेंगे अल्मोड़ा में। कटारमल मंदिर किस जनपद में आता है तो हम कहेंगे अल्मोड़ा में आता है। अगर पूछ ले किसके निवास की पुष्टि करता है कटारमल मंदिर तो हम कहेंगे सको के निवास की पुष्टि करता है कटारमल मंदिर। कटारमल मंदिर किस शैली में बना हुआ है तो ध्यान रखेंगे उत्तराखंड शैली में बना हुआ है। आपको 3 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। पहला क्वेश्चन, अगर आपकी तैयारी है, पता चलेगा आपकी तैयारी ऐसी है चलती फिरती है, होगी तो अच्छे से आंसर दोगे, ठीक है। आपको बताना है बद्रीनाथ मंदिर है जो, बद्रीनाथ मंदिर है जो, इसकी शैली क्या है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बताना है केदारनाथ मंदिर है जो, केदारनाथ मंदिर है जो, इसकी शैली क्या है। तीसरा क्वेश्चन गंगोत्री मंदिर है जो, जिसका निर्माण अमर सिंह थापा के द्वारा कराया जाता है, इसकी शैली क्या है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये आपके 3 क्वेश्चन है, आपके लिए छोड़ दिए मैंने। इसके अलावा तो ध्यान रखना, अगर कटारमल मंदिर किस जनपद में है तो अल्मोड़ा में है, किसके निवास की पुष्टि करेगा सको के। किस शैली में बना हुआ है तो उत्तराखंड शैली में बना हुआ है, इसका निर्माण किसने कराया था, राजा कटारमल। एक क्वेश्चन पूछा जाता मड़का सूर्य मंदिर, ये कई बार पूछा गया, मड़का सूर्य मंदिर किस जनपद में तो ध्यान रखेंगे पिथौरागढ़। मड़का सूर्य मंदिर कहां से है तो पिथौरागढ़। इसके अलावा एक मंदिरों से क्वेश्चन और पूछा जाता है कुलसारी, कुलसारी का सूर्य मंदिर कहां से है तो हम कहेंगे चमोली है। चोपता का सूर्य मंदिर कहा तो पिथौरागढ़। भटवाड़ी का सूर्य मंदिर कहा तो उत्तरकाशी, और खेती खान का सूर्य मंदिर कहां से है तो चंपावत। और वेरी वेरी इंपोर्टेंट,
मजियाली का सूर्य मंदिर कहाँ से है, तो उत्तरकाशी में है। और मजियाली का जो सूर्य मंदिर है वो कौन सी शैली में बना हुआ है, तो पुष्पक। कयार्क सेन सूर्य मंदिर कहाँ से है, तो पोहड़ी में है। और घोड़ा खाल सूर्य मंदिर कहाँ से है, तो नैनीताल। तो कुलसारी का अगर हम कहें तो कहाँ से है, तो चमोली है। कुलसारी का कहाँ होगा, चमोली। अगर पूछ लिया जाए चोपता का कहाँ से है, तो पिथौरागढ़ है। खेती खान कहा तो हम कहेंगे चंपावत। मजियाली का कहा तो उत्तरकाशी, शैली में बना है तो पुष्पक। और कयार्क सूर्य मंदिर कहाँ से है, तो पोहड़ी है। और घोड़ा खाल का सूर्य मंदिर नैनीताल। इसके अलावा बताओ जरा, एक क्वेश्चन का और आंसर बताते जाना। अगर पूछ ले भगवान राम जी का, जिसे हम कहते हैं रघुनाथ मंदिर, ये किस जनपद में आता है। रघुनाथ मंदिर है, जो रघुनाथ मंदिर है ये उत्तराखंड के किस जनपद में आता है और किस स्थान पर है, और किन नदियों का यहाँ पे संगम होता है। ठीक है। टिहरी रियासत को भारतीय संघ में, कई बार पूछा गया, टिहरी रियासत को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया था, तो ध्यान रखना 1 अगस्त 1949। 1 अगस्त 1949। लेकिन जब इसे संयुक्त प्रांत में शामिल किया जाता तो कौन से नंबर का जिला बनेगा, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। आपकी तैयारी का पता चलेगा इस क्वेश्चन से। टिहरी रियासत को भारतीय संघ में कब शामिल कर दिया, 1 अगस्त 1949। लेकिन आपको जिला बताना है, उत्तर प्रदेश का कौन सा ये जिला बना था, संयुक्त प्रांत का कौन सा जिला बना था। अगर उत्तराखंड की पहली कुमाऊनी फिल्म, जिसे कहा जाता मेघा आ, जिसके निर्देशक कहे जाते जीवन बिष्ट, इसके निर्देशक कौन थे, जीवन बिष्ट। अगर पूछ ले यहाँ पे सर्वाधिक विकास खंडों वाला, ये भी कई बार पूछा गया, तो हम कहेंगे पौड़ी। सबसे अधिक विकास खंडों वाला जिला जो कहा जाता है पौड़ी। और यहाँ पे विकास खंडों की संख्या कितनी है, तो 95, सॉरी, यहाँ पे विकास खंडों की संख्या यानी उत्तराखंड के अंदर। भाई हो जाए भाई, चलना क्यों नहीं है, चलना क्यों नहीं, क्या हो गया, क्यों, कहीं मक्खी बैठी क्या इसमें। चलो जी, तो मैं कह रहा था यहाँ पे अगर उत्तराखंड के अंदर विकास खंडों की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे 95 है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि पौड़ी के अंदर विकास खंडों की संख्या कितनी है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो 27 मार्च 2016 में। इसके अलावा उत्तराखंड में सर्वप्रथम खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था, जसपाल राणा। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उत्तराखंड में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था हरि सिंह थापा, हरि सिंह थापा बॉक्सर है ये। इसके बाद अगर हवेन सांग ने, हवेन सांग भारत की यात्रा पे कब से कब तक रहा था, तो 629 से 644, 629 से 644। लेकिन उत्तराखंड कब आया था, 634 में आया। और किसके समय आया था, तो ध्यान रखेंगे हर्षवर्धन, किसके समय आया, हर्षवर्धन। उत्तराखंड को इसने क्या कहा था, पोली हिमोपोलो अर्थात ब्रह्मपुर। और हरिद्वार को इसने क्या कहा, मोयुलो अर्थात मयूरपुर। इसने काशीपुर को क्या कहा, गोविशान, काशीपुर को कहा था गोविशान। और गोविशान की अगर मैं बात करूं तो गोविशान किसका प्राचीन नाम था, तो हम कहेंगे काशीपुर। और काशीपुर कहां से आता, उधम सिंह नगर। विशेष सूचना की बात कर लेता हूं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोग सबसे कमी, बड़ी कमी क्या दिखाते, लाइक नहीं करते, क्लास को देख लेते हैं लेकिन क्या लाइक करके नहीं जाते। आपके लिए इतनी मेहनत करनी होती है, टाइप करना होता है डाटा, और फिर करेक्शन भी चेक करनी होती है। तो एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है। तो आज के लिए इतना ही है। सभी को धन्यवाद फॉर वॉचिंग। थैंक यू।